हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे परिवार में। कैसे हैं सभी बच्चों? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे और शानदार होंगे। आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों? क्योंकि आज हम करने वाले हैं एसएससी स्टेनोग्राफर का जो एग्जाम हुआ आपका अगस्त में, उसके जितने भी विज्ञान के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी को आज हम लगाने वाले हैं। तो ये क्लास लास्ट तक देखना। हो सकता है आपके आने वाले एग्जाम्स में जो भी मैं एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताऊंगा वो आएगा ही आएगा, यह बात तो आप छोड़ ही दो, आएगा ही आएगा। इसलिए क्लास आपके लिए बहुत जरूरी है, चाहे वो आप एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और बाकी के एग्जाम्स की भी आप तैयारी कर रहे हो। तो हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो को रोक रोक कर आराम से क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में वीडियो के नीचे। जैसे देखो, अब इस समय पता है हो क्या रहा है कि एसएससी ने जब से अपना क्या किया है, वेंडर चेंज किया है या बहुत सारी चीजें जब बदली हैं, तो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ गया है। और लेवल थोड़ा बढ़ा है, लेकिन क्वेश्चन का जो परफॉर्मा होता है ना, जो इस तरीके से डेटा होता है, जो क्वेश्चन पूछता है, पूछ वही रहा है फिर भी, लेकिन क्वेश्चन देखो इतने लंबे लंबे क्वेश्चन पूछ रहा है। चीजें वही हैं, लेकिन तीन तीन क्वेश्चन, चार चार क्वेश्चन को एक ही क्वेश्चन में मर्ज करके पूछ रहा है, स्टेटमेंट के रूप में क्वेश्चन को पूछ रहा है। तो घबराना नहीं है देखकर क्वेश्चन को, चीजें वही हैं जो आपको पढ़ाई गई हैं बार बार। देखो, जैसे ये सवाल 6 अगस्त को पूछा गया है स्टेनो के एग्जाम में, और कहता है कि प्रोसेस ऑफ वर्टिकल हीटिंग। देखो बेटा, जब मैं आपको क्वेश्चन को क्लियर करता हूं पहले, कि इस क्वेश्चन में बात हो रही है हीट के, यानी ऊष्मा के प्रवाहित होने के तरीकों की बात हो रही है। तो मैंने आपको ना जाने कितनी बार पढ़ाया होगा कि हीट जो फ्लो होती है, उसको फ्लो होने के चार मेथड होते हैं, चार तरीके होते हैं। सबसे पहला हमारा होता है कंडक्शन। मैं सारे क्लियर कर दूंगा आज आपको। कंडक्शन कहते हैं चालन। तो ये जो मेथड होता है ना कंडक्शन, ये सॉलिड में यूज होता है। सॉलिड का मतलब होता है ठोस चीजों में। ठोस में जो ऊष्मा एक्सचेंज होती है, यानी स्थानांतरण होता है, वो कंडक्शन। दूसरा होता है रेडिएशन। रेडिएशन एक ऐसा तरीका है, जैसे हम सूरज धूप में खड़े हो जाते हैं तो धूप में जल्दी से गर्म हो जाते हैं, तो सूरज से क्या आ रही है, हमारे ऊपर रे आ रही है, किरण, है ना, लाइट आ रही है। तो हम रेडिएशन के थ्रू सूरज से और धरती तक लाइट आती है। ये एग्जाम में बनेगा क्वेश्चन। दूसरा, ये सबसे फास्ट होता है बेटा। चार मेथड होते हैं टोटल, सबसे तेज जो होता है वो कौन सा होता है? तो आप याद रखना रेडिएशन। क्यों? क्योंकि सूरज की रोशनी से तेज इस दुनिया में कोई है ही नहीं। क्लियर? अच्छा, तीसरा जो मेथड आता है हमारा, वो आता है बेटा कन्वेक्शन। क्या आता है? कन्वेक्शन। ये मेथड लिक्विड में यूज होता है, यानी द्रव चीज, जैसे दूध को गर्म कर रहे हो, पानी को उबाल रहे हो, तो जो हीट नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। याद रखना मैं क्या बोला हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, नीचे से ऊपर की तरफ। नीचे से ऊपर का मतलब है वर्टिकल। भाई, नीचे से ऊपर वाली जो लाइन होती है या ऊपर से नीचे जो लाइन होती है, इनको वर्टिकली तो कहा जाता है, ऊर्ध्वाधर। तो अगर आपसे कोई पूछे कि वर्टिकल मेथड के नाम से किसे जानते हैं, तो कन्वेक्शन, जिसे हिंदी में कहते हैं हम समवहन कहते हैं। क्या कहते हैं? समवहन। और चौथा जो हमारा आता है वो आता है लास्ट, एडवेक्शन। तो प्लीज क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, इसे कहते हैं अभिवहन। क्या कहते हैं? अभिवहन। तो ये यूज होता है गैस में, और गैस में जो हीट जाती है वो इधर से उधर, कहते हैं ना, हवाएं यहाँ से वहाँ चल रही हैं, वहाँ से समुद्र से धरती की तरफ ऐसे चल रही हैं, तो कहीं गर्म हो जाता है मौसम, ठंड में कहीं ठंडा हो जाता है, कहीं रातें ठंडी होती हैं, कहीं दिन गर्म होता है। तो ये जो हवाएं जा रही हैं ये हॉरिजॉन्टल जा रही हैं, यानी क्षैतिज। तो अगर कोई पूछे क्षैतिज तरीका कौन सा है, एडवेक्शन। ऊर्ध्वाधर तरीका कौन सा है, वट। अब यही ट्रिक है इस क्वेश्चन में। देखो क्या बोला है उसने, वर्टिकल। वर्टिकल का मतलब क्या होगा? कन्वेक्शन। तो ये तो गलत कह रहा है, एडवेक्शन नहीं होना चाहिए था। अब ये क्या कह रहा है? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होना चाहिए था? एडवेक्शन होना चाहिए था यहाँ, लेकिन इसने एक उल्टा लिख दिया दोनों को। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, स्टेटमेंट 1 गलत हो गया, स्टेटमेंट 2 गलत हो गया। तीसरे को और पढ़ लो आप लोग, तो ट्रिक से करना है। लू, लू कहते हैं जो गर्मी गर्मी में चलती है ना, तेज हवाएं, गर्म हवाएं। लू विंड इन द नॉर्थर्न एरिया। तो देखो लू कैसी है? हवा। तो हवा कैसे चलती है? अभी मैंने बताया हवा क्या है? गैस। तो गैस में जो होता है वो कौन सा मेथड होता है? एडवेक्शन। ऐसी खतरनाक ट्रिक बताओ कभी देखी हो आपने आज तक? तो एडवेक्शन सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 ये सही है, डी इज द राइट आंसर। चले अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आप लोग बताएं दूसरा सवाल। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं, बस देखते जाना। ध्वनि का कौन सा गुण उसकी तीव्रता को निर्धारित करता है? तो बेटा साउंड की कौन सी प्रॉपर्टी? देखो जब हम तेज बोलते हैं ना, तीव्रता का मतलब होता है तेज। जब हम तेज बोलते हैं तो हमारी साउंड कुछ इस तरीके से जाती है, ऐसे जाती है, यानी जब हम क्या बोलते हैं? लाउड।
और जब हम स्लो बोलते हैं, स्लो का मतलब क्या होता है, जब हम धीमे बोलते हैं तो हमारी जो आवाज़ है वो कुछ इस तरीके से जाती है, इस तरीके से। तो आप यहाँ पे एक चीज़ नोट करो बेटा कि यहाँ पे तो हाइट ज़्यादा है, देखो हाइट ज़्यादा, और यहाँ पे हाइट क्या हो गई, कम। और इसी हाइट को पता है क्या कहा जाता है, इसी हाइट को आयाम यानी कि इसको एम्पलीट्यूड के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जब तेज बोला लाउड तो एम्पलीट्यूड ज्यादा है, जब स्लो बोला धीमे तो आयाम यानी एम्पलीट्यूड कम। तो बेटा तीव्रता जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड, आयाम। बस इतना आपको याद रखना था इस क्वेश्चन के अंदर। अगली बात मैं अगर आपको बताऊं कि कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है कि साउंड की पिच का मतलब क्या होता है। पिच, पिच का मतलब है तो हिंदी में तारत्व। बेटा पिच ये बताता है कि कोई आवाज कितनी तो श्रिल है, श्रिल का मतलब क्या होता है, पतली आवाज है। और फिर ये बताता है कि कोई आवाज कितनी ग्रेव है, ग्रेव का मतलब भारी। जैसे लड़कियों की आवाज क्या होती है, पतली, तो इनका पिच हाई होगा। लड़कों की आवाज भारी होती है तो इनका पिच क्या होगा, लो होगा। लेकिन अब एग्जाम में क्या बनेगा क्वेश्चंस, एग्जाम में ये बनेगा आपके में कि पिच किस चीज पे डिपेंड करता है, निर्भर किस पे करता है। पिच जो है वो किस चीज यानी तारत्व किस पे निर्भर करता है। तो बेटा ये लिख लो अपनी कॉपी में, नोट्स बना लेना इस पूरी पीडीएफ और पूरी क्लास के अच्छे से। और पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर दूंगा, साइंस बाई पुष्पेंद्र सर। स्पेलिंग सही लिखना, ये वाली स्पेलिंग लिखना, साइंस बाई पुष्पेंद्र सर। साइंस बाई पुष्पेंद्र सर टेलीग्राम चैनल है, उस पर पीडीएफ मिल जाएगा ये वाला। तो डिपेंड किस पे करेगा, याद रखना तारत्व जो है वो आवृत्ति के ऊपर निर्भर करेगा। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। अब चलते हैं थर्ड। थोड़ा स्पीड बढ़ा लो भैया और कमेंट थोड़ा स्पीड से दो आप लोग। अगला आता है हमारा, ये थोड़ा टिफिकल्ट सा क्वेश्चन है और ये फॉर्मूला याद रखना है आपको कि एक कंडक्टर है सुचालक, ठीक है, मूविंग विद ए वेलोसिटी v परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ये बेटा चुंबकीय क्षेत्र है, मान लीजिए ये क्या है, चुंबक के बीच में जो क्षेत्र होता है वो चुंबकीय क्षेत्र है। मान लो यहाँ कोई चुंबक रखी है, एक चुंबक यहाँ रखी है, एक यहाँ रखी है, इनके बीच में ये एरिया है क्षेत्र, जिसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो b, चुंबकीय क्षेत्र को b से दर्शाया जाता है बेटा। अब इसके अंदर कोई सुचालक रख दिया, मान लो कंडक्टर, लोहे की रॉड है, मान लो ये क्या है, सुचालक किसे कहते हैं, जिसमें करंट पास हो जाए उसको, अरे तरीका, जिसमें करंट पास हो जाए उसको कंडक्टर यानी कि सुचालक कहते हैं। ठीक, अब इसमें रॉड को रख दिया और रॉड की जो लंबाई है वो क्या है, एल लंबाई की रॉड है ना। अब आपको ये पूछा है कि इसमें आपको पता है जब भी किसी सुचालक को हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उसमें क्या आता है बेटा, एक करंट यानी कि एक विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। ये नियम पता है किसने दिया था, ये नियम दिया था कि अगर किसी सुचालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उसमें ऑटोमेटिक अपने आप ही इसमें करंट आ जाएगा। फैराडे नाम के एक साइंटिस्ट हैं, फैराडे, उन्होंने ये नियम दिया था कि उसमें करंट आ जाता है। ऐसे करंट को इंड्यूस्ड करंट कहते हैं, यानी कि प्रेरित धारा उसको बोलते हैं। तो आपसे पूछा है कि इसमें ईएमएफ आ जाएगा, है ना, इसके ऊपर फोर्स भी लगेगा, एक बल लगेगा, जब करंट आएगा तो ये हिलेगा, यानी कि बल लगेगा इसके ऊपर, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं जो बल लगेगा। बस उसका फॉर्मूला याद रखना है बेटा, यानी जब भी किसी सुचालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उसके ऊपर एक बल लगता है जिसे कहते हैं ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, है ना, समझ में आया। तो उस बल का सूत्र क्या होता है, तो बस याद रखना BLV, BLV, B का मतलब चुंबकीय क्षेत्र, V का मतलब जिस वेग से ये घूमेगा वेलोसिटी, L का मतलब लंबाई इसकी। बस ये फॉर्मूला है, सिंपल सा, इसे याद कर लो। अगला क्वेश्चन है चौथा वाला, आप लोग बताना क्या आएगा, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ये रहा आपका। विच फोर्स गवर्न द मोशन ऑफ प्लेनेट, स्टार एंड गैलेक्सीज। कौन सा बल ग्रहों, तारों और आकाश गंगाओं की गति को नियंत्रित करता है। कौन सा ऐसा बल है जो प्लेनेट्स घूम रहे हैं जिसके कारण आकाश गंगाएं घूम रही हैं। तो बेटा एक ही फोर्स होता है जिसका नाम क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है यही हमारा सारी चीज़ों को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। जितने भी मोशन हो रही हैं स्पेस में, अंतरिक्ष में, उन सब के बीच में जो लग रहा है, इस ब्रह्मांड में प्रत्येक दो वस्तुओं के बीच में लगने वाला बल कौन सा होता है, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, और अगर आपसे कोई पूछे कि पूरे यूनिवर्स का वीकेस्ट फोर्स किसे कहते हैं, पूरे ब्रह्मांड का सबसे कमजोर बल यही है, सबसे कमजोर बल भी यही है। क्यों? क्योंकि ये
लंबी रेंज का फोर्स है, लंबी रेंज का मतलब लंबी दूरी तक काम करता है, तो इसकी पावर कम हो जाती है, ये बात याद रखना, ठीक है, कम हो जाती है। अब देखो मेरे और इस ये एसी जो लग रहा है इसके बीच में भी गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, लेकिन एसी तो मेरे से नहीं चिपक रहा, मैं तो एसी से जाके नहीं चिपक रहा, क्योंकि ये वीकेस्ट फोर्स है। इस ब्रह्मांड ना जाने इस कमरे की कितनी चीजें सब मेरे ऊपर क्या लगा रही हैं, फोर्स, कौन सा, गुरुत्वाकर्षण। मैं सबके ऊपर क्या लगा रहा हूं, फोर्स, कौन सा, गुरुत्वाकर्षण। तो प्रत्येक दो वस्तुओं के बीच में एक बल लगता है जिसका नाम क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल। अगला आता है बेटा हमारा पांचवा क्वेश्चन, आप लोग जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बताना कि क्या होगा, ठीक है, बताइएगा। ये रहा आपका पांचवा क्वेश्चन। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना अकर व्हेन ए वेव पासिस थ्रू ए नैरो स्लिट। जब कोई तरंग किसी संकीर्ण छिद्र से होकर गुजरती है तो कौन सी घटना होती है। मान लीजिए ये कोई इसमें क्या जा रहा है, वेव जा रही है तरंग, और ये छोटा सा होल यहां पे कर दें छेद, तो ये बाहर भी निकलेगी इसमें से। तो जहां पर भी बाहर निकलने की बात हो, छिद्र में से बाहर निकलने की बात हो, है ना, उसी चीज को हम कहते हैं विवर्तन, डिफ्रैक्शन। जैसे मान लीजिए इस कमरे में मैं बोल रहा हूं तो आवाज इस कमरे में ही है बस, और अगर इस कमरे में से थोड़ा सा छेद साइड वाले कमरे में कर दूं, यहां से होल कर दूं, तो मेरी आवाज इस छेद से होकर, साउंड भी तो क्या है, एक वेव है, ध्वनि भी एक तरंग है बेटा, तो वेव की बात हो रही है इस क्वेश्चन में, तो मेरी आवाज निकलकर उस कमरे में चली जाएगी उस छेद में से। तो ये किसकी घटना हुई, इसी घटना को विवर्तन कहते हैं। जहां पर कोई चीज, कोई वेव एक छोटे से छेद से होकर दूसरी जगह चली जाए, इसको विवर्तन के नाम से साइंस में कहा जाता है, डिफ्रैक्शन बोला जाता है बेटा इसको। क्लियर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम चलते हैं, ठीक है, बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भाई इनको मैच करना है, आपस में आपको मिलाना है इनको। तो बेटा देखो पहला क्या कह रहा है, मेटल। कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहे सारे क्वेश्चंस का। पहला कह रहा है मेटल, मेटल का मतलब होता है धातु। बेटा धातु आपको पता है कि कंडक्टर होती हैं, सुचालक। मेटल्स जो होती हैं धातु, ये क्या होती हैं, कंडक्टर होती हैं, सुचालक। और कोई चीज कंडक्टर तभी होती है, सुचालक तभी होती है, जब उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, तभी वो सुचालक होती है। अगर मुक्त फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो कंडक्टर नहीं होगा, सुचालक नहीं होगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से ही चार्ज प्रोड्यूस होता है, आवेश, और आवेश के प्रवाह को ही विद्युत धारा कहते हैं, चार्ज के फ्लो को ही करंट कहते हैं। और करंट अगर किसी में है तो वो क्या होता है, कंडक्टर, यानी कि सुचालक है। तो बेटा डायरेक्टली मैं बोल दूं कि धातु, धातु में क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो पहला वाला किससे मैच होगा, तीसरे से। अब पहला वाला तीसरे से मैच होगा तो देखो ये रहा और ये रहा, यानी बीच वाले तो दोनों अपने आप ही डिलीट हो गए, खत्म हो गए। अब ए या डी इनमें से ही कोई सही होगा। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रोलाइट समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कोई बैटरी आपके घर में है, इन्वर्टर वाली बैटरी, तो ये होता है एक प्लस, एक क्या होता है माइनस। इसमें केमिकल भरा हुआ होता है बैटरी के अंदर बेटा, बैटरी के अंदर जो केमिकल भरा है उसी को हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। और ये जो प्लस माइनस है इनको बोलते हैं इलेक्ट्रोड, इनको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड। तो यानी कि इलेक्ट्रोलाइट किससे मैच होगा, तो आप बोलेंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, यानी प्लस और नेगेटिव, प्लस और नेगेटिव। आयोनाइज्ड गैस किससे मैच होगा, इससे मैच होगा। तो तीसरा वाला पहले से मैच होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इलेक्ट्रोलाइट समझ में आया बेटा, ये पॉजिटिव और नेगेटिव। आयोनाइज्ड गैस क्या होता है, जब किसी गैस को अधिक गर्म करते हैं, मान लीजिए कोई गैस है उसको 2000 डिग्री सेल्सियस पर मैंने गर्म कर दिया, तो बेटा वो प्लस माइनस में बट जाती है। क्योंकि गैस के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, माइनस, वो एक साइड में इकट्ठे हो जाते हैं, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक साइड में हो जाते हैं। तो ऐसी गैस को जब ज़्यादा गर्म किया, जब किसी उच्च गैस को उच्च तापमान पर गर्म करते हैं तो वो प्लस माइनस में बट जाती है, और ऐसी गैस को क्या कहा जाता है, आयनिक गैस, आयोनाइज्ड गैस। यानी उसके इलेक्ट्रॉन अलग निकल के चले जाते हैं और पॉजिटिवली जो पार्ट है प्रोटॉन वाला वो अलग हो जाता है। ठीक है, तो आंसर समझ में आया, मजा आ रहा है क्लास के अंदर, तो भाई प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक तो आपको करते ही रहना है। ठीक है, अगला हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 7वां, आप लोग कमेंट करके बताएं क्या होगा। 7वें क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताएं बेटा। कहता है दो प्रतिरोध। अब ये सवाल बड़ा आसान सा क्वेश्चन है आपके लिए। कैसा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन, बस समझने की दिक्कत। मैं कह रहा हूं ना क्वेश्चन बड़े बड़े हैं, लेकिन बड़े बड़े हैं नहीं, मजाक है, कुछ नहीं है ज्यादा, है ना, फैक्ट वही रहेगा। देखो बेटा आपको पता है कि जब कहीं पे करंट जाता है, विद्युत धारा,
किसी भी कंडक्टर के अंदर, सुचालक के अंदर करंट जाता है तो रेसिस्टेंस क्या करता है, प्रतिरोध नाम की एक चीज होती है जो उसको आगे जाने से रोकती है। जैसे हमारे ज़िंदगी में मुसीबत आती हैं, रुकावट आती हैं जो हमें आगे जाने से रोकती हैं, वैसे ही करंट जब रास्ते में जाता है, विद्युत धारा, तो उसके रास्ते में भी रुकावट आती हैं, मुसीबत आती हैं, और करंट के रास्ते की जो रुकावट है उसको प्रतिरोध बोला जाता है, रेसिस्टेंस उसको बोला जाता है। क्लियर बेटा? अब रेसिस्टेंस अगर मान लो ये ज़्यादा हो जाए तो करंट कम होगा, भाई ये दुश्मन है इसका, तो अगर दुश्मन ज़्यादा हो जाए तो उसकी वैल्यू बेचारे की क्या हो जाएगी, कम, और अगर आर कम है तो ये ज़्यादा होगा, यानी दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं इनवर्सली। किसी में मान लो आर ज़्यादा हो जाए, धक्का ज़्यादा लगेगा फिर तो करंट कम हो जाएगा। तो बेटा अब ये कह रहा है कि दो प्रतिरोध हैं, एक R1 एक R2। इसको पूरा नहीं पढ़ रहा मैं तो बस ट्रिक बता रहा हूं तुमको सॉल्व करने की। अब R1 जो है वो छोटा है, यानी R1 कम है, तो I यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब R1 कम है तो I यानी करंट ज़्यादा होगा यहाँ। अब R2 बड़ा है, R2 यानी दूसरा जो है कोई R बड़ा है, तो जब ये बड़ा है R तो I यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्या R1 जो है उसमें I ज़्यादा होगा, यानी देखो R1 से प्रवाहित धारा, R1 से प्रवाहित धारा R2 से प्रवाहित धारा से अधिक होगी, यानी R1 में जो धारा है वो क्या होगी, ज़्यादा, R2 में जो है वो क्या हो जाएगी, कम। बताओ समझ में आया नहीं आया बेटा क्वेश्चन? चलिए 8वें सवाल पर हम बढ़ते हैं। रेसिस्टेंस का एक और क्वेश्चन पूछा गया था, वो आगे आ जाएगा, पहले आप ये बताओ 8वां क्वेश्चन बताइए बेटा। आवर्त के नियम के अनुसार किसी ग्रह की आवर्त का वर्ग निम्नलिखित में से किसके समानुपाती होता है? देखो बेटा मैं आपको पहले समझाता हूं कि एक साइंटिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम था केपलर। केपलर नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने 3 नियम दिए थे, और ये तीनों नियम किसके लिए हैं? प्लेनेट, जो ग्रह घूमते रहते हैं उसके लिए, प्लेनेट की जो मोशन होती है, ग्रहों की जो गति होती है, उसके लिए 3 नियम। पहला जो नियम आता है इनका, इस नियम को कहते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट। पहला जो नियम आता है इस नियम को क्या कहते हैं? लॉ ऑफ ऑर्बिट, यानी कि इसे कक्ष का नियम। दूसरा जो लॉ आता है हमारा वो आता है लॉ ऑफ एरिया, इसे कहते हैं क्षेत्रफल का नियम। इसे क्या कहते हैं? क्षेत्रफल का नियम। तीसरा जो आता है इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ पीरियड, जो इस क्वेश्चन में पूछा है, यानी आवर्त का नियम। क्या कहते हैं? तो ये भी पूछ लिया जाता है कि केपलर ने कुल कितने नियम दिए, ग्रह जो घूमते हैं प्लेनेट, 3 नियम। पहला लॉ क्या कहता है? लॉ ऑफ ऑर्बिट, कक्ष का नियम, ये कहता है कि जितने भी प्लेनेट घूम रहे हैं, जितने, अब देखो इस चैनल पर बहुत जल्दी थ्योरी स्टार्ट करने वाला हूं मैं, आज या कल में मुझे समय मिल नहीं पा रहा, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक फ्री में आपको थ्योरी पढ़ाया जाएगा, ठीक है? तो भाई इसके लिए लाइक बनता है, बिल्कुल फ्री बैच एकदम। अब तुमको ये सारी चीजें थ्योरी में ही पढ़ाई जाएंगी। तो लॉ ऑफ ऑर्बिट, कक्ष का नियम, ये कहता है कि बेटा जितने भी जो है प्लेनेट घूमते हैं, यानी ग्रह घूमते हैं या उपग्रह घूमते हैं, ये इलिप्टिकल, अंडाकार रास्ते में घूमते हैं। बस ये पहला नियम इतना ही कहता है कि जितने भी प्लेनेट घूमते हैं ये इस तरीके से इलिप्टिकल, अंडाकार रास्ता होता है उसमें घूमते हैं, और इसके 2 सेंटर होते हैं, 2 केंद्र, एक केंद्र पर सन यानी कि सूर्य होता है। तो पहला नियम बस इतना कहता है कि जितने भी ग्रह घूमते हैं इलिप्टिकल, अंडाकार रास्ते में घूमते हैं, और एक सेंटर, एक केंद्र पर सूरज जरूर होगा। दूसरा नियम ये कहता है कि मान लीजिए कोई ग्रह यहां घूम रहा है, यहां घूम रहा है, तो सूरज के साथ इसके लाइन जोड़ दो, ये वाली लाइन, तो जितना एरिया ये बनाएगा, जितना क्षेत्रफल ये लाइन इसके साथ बना रही है सूरज के साथ, मान लो ये 2 मिनट में यहां से यहां आया ऐसे घूमते घूमते, फिर ये यहां आ गया, फिर ये यहां आ गया, तो ये हर बार हर 2 मिनट में बराबर एरिया बनाएगा। इससे ये मिला दिया, इससे ये मिला दिया, तो ये जो एरिया होगा, ये व्हाइट वाला और ये जो है येलो वाला, ये दोनों एरिया बराबर होंगे, यानी कि हर बराबर समय में बराबर क्षेत्रफल बनाता है कोई ग्रह सूरज के साथ, सन के साथ बराबर क्षेत्रफल बनाता है। ऐसा किसके द्वारा कहा गया? लॉ ऑफ एरिया। 5-5 मिनट में भी बराबर बनाएगा, 10-10 मिनट में भी बराबर बनाएगा, ठीक है? बराबर समय में बराबर क्षेत्रफल सूरज के साथ बनाएगा। तीसरा नियम यह कहता है कि टी स्क्वेयर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आर क्यूब के, यानी टाइम का स्क्वायर, समय का स्क्वायर, यही तो पूछा है इस क्वेश्चन में। स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज क्या होगा? क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, यानी ये जो रेडियस होती है
ये जो रेडियस होती है इसके समानुपाती। सीधी सी बात है, आर बढ़ेगा। कोई मान लो तुमसे पूछता हूँ, कोई सर्कल है वृत्त, छोटा सा सर्कल है इतना सा, तो तुम जल्दी घूम जाओगे, टाइम कम लगेगा। और कोई बहुत बड़ा सर्कल है, एकदम बड़ा सा, एकदम जिसकी रेडियस ज़्यादा है, त्रिज्या, तो तुमको घूमने में समय ज़्यादा लगेगा। तो यही तो कहता है कि आर बड़ा होगा तो टी भी ज़्यादा लगेगा, आर कम होगा तो टी भी कम लगेगा। इसी को कहते हैं बेटा। क्लियर? तो तीनों नियम समझ में आए भाई, डिटेल में समझा रहा हूं एकदम आप लोगों को। अगला आता है हमारा 9वां क्वेश्चन। आप लोग बताना क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा। ठीक है, बताओ बेटा। आपने हमेशा से एक एक्सपेरिमेंट देखा होगा कि रदरफोर्ड नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सोने की चादर, गोल्ड फॉइल के ऊपर एक परीक्षण किया था, है ना। सोने की चादर वाला परीक्षण किया था उन्होंने, और उस परीक्षण में अल्फा जो किरण होती हैं या अल्फा पार्टिकल जो होते हैं कण, इनकी बौछार सोने की चादर के ऊपर करवाई थी। अल्फा किरणों की बौछार, जब अल्फा किरणों की बौछार इस सोने की चादर पर करवाई तो ये बहुत पतली चादर थी। और आपसे आने वाले एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि कितनी मोटी चादर थी, तो 0.0004 सेंटीमीटर पतली चादर थी ये, इतनी पतली, सोचो, है ना। अब इसके ऊपर बौछार जब करवाई अल्फा पार्टिकल, तो अल्फा पार्टिकल होते हैं धनात्मक। बेटा हमेशा याद रखना, अल्फा रे कैसी होती है? पॉजिटिव। बीटा होती है नेगेटिव। गामा क्या होती है? जीरो। अब अल्फा की जब बौछार करवाई तो इनको कैसे पता चला, रदरफोर्ड के किस प्रयोगात्मक अवलोकन से ये निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित किया गया कि, अब देखो अगर कोई पूछे आपसे कि रदरफोर्ड का ये जो परीक्षण है इसका रिजल्ट क्या है, तो इसके रिजल्ट में न्यूक्लियस की खोज हुई थी बेटा। रदरफोर्ड के परीक्षण के बाद किस चीज की इन्होंने खोज की कि बीचों बीच में क्या होता है यहाँ पे, यानी किसी परमाणु के बीचों बीच में यहाँ एकदम क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। क्या होता है बीचों बीच में? न्यूक्लियस, यहाँ पे, है ना, नाभिक होता है। तो अगर कोई पूछे रदरफोर्ड के सोने की चादर का जो एक्सपेरिमेंट था उससे किस चीज की डिस्कवरी हुई? न्यूक्लियस। कब किया गया था बेटा ये एक्सपेरिमेंट? ये 1911 में किया गया, 1911 में ये परीक्षण किया गया। ठीक है, तो नाभिक की खोज 1911 में रदरफोर्ड के द्वारा की गई सोने की चादर वाले परीक्षण से। मोटाई याद रखना बस, क्योंकि पता है जब ये अल्फा किरणों की बौछार करवा रहे थे तो एक दो अल्फा किरण ऐसी थी जो बीच में एकदम गई और जैसे गई थी वैसे ही टकरा के वापस आ गई, यानी रीबाउंड। रीबाउंड कहते हैं जितने एंगल से गई उतने एंगल से वापस आ गई। तब जाके इनको पता चला कि कोई परमाणु जो होता है एटम, उसके बीचों बीच में नाभिक होता है जो कि बहुत ताकतवर हिस्सा होता है, क्योंकि पॉजिटिव को वही भगा पाएगा ना, पॉजिटिव ही बेटा। रिपेल कौन करेगा? पॉजिटिव को, पॉजिटिव करेगा। तो तब जाके न्यूक्लियस की खोज हुई। किससे पता चला? ए वेरी स्मॉल पार्टिकल रिबाउंड ऑलमोस्ट बैक, यानी बहुत कम, एक या दो या तीन, बहुत कम ऐसी किरणें थीं जो वापस लौट के आ गईं। कुछ ऐसी थीं जो सीधे जा रही थी, कुछ ऐसी थीं जो कुछ कोण से वापस लौट रही थी। ठीक है, अब आते हैं 10वें क्वेश्चन पे। अब आते हैं 10वें क्वेश्चन पे, तो बताओ बेटा क्या आएगा। Which of the following simple household method can detect the presence of chalk powder in wheat? जैसे गेहूं का आटा होता है तो गेहूं के आटे में अगर चौक मिलाया हुआ, चौक का पाउडर मिलाया, तो कौन से घरेलू परीक्षण से आप पता लगा सकते हैं? तो इसका सीधा सा एक तरीका मैं आपको बताता हूं बेटा कि आप ना सिरका, घर में सिरका होता है, विनेगर जो अचार में डालते हैं, चाउमीन में डालते हैं, तो आप सिरका मिला देना उसमें। आटा जो है आप उसमें चौक मिला हुआ था तो पता करना है चौक है या नहीं है। तो अगर आप उसमें सिरका डालोगे, विनेगर, तो उसमें से क्या निकलेगा? बबल्स निकलेंगे, आवाज आएगी, थोड़ी सी बबल्स की आवाज आएगी। बबल्स जो होते हैं ना, ऐसे बलून से जैसे, अरे छोटे छोटे से बबल्स जो होते हैं वो फूटने लगते हैं। तो बबल्स अगर निकल रहे हैं तो चौक पाउडर मिलाए, बबल्स नहीं निकल रहे तो चौक पाउडर नहीं मिला। क्या मिलाओगे? विनेगर, सिरका मिलाओगे। ठीक है, क्योंकि सिरके में एक एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरके में क्या पाया जाता है? एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। इसी को इथेनोइक एसिड भी कहते हैं। ये सिरके में पाया जाता है बेटा। और जो चौक पाउडर, जो क्या कहते हैं जिसको चौक मिलाया है, उसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसके साथ ये रिएक्शन करके बबल्स बनाता है ना। अगर चौक पाउडर होगा तो बबल्स बनेंगे, चौक पाउडर नहीं होगा तो बबल्स नहीं बनेंगे, सीधी सी बात है। ठीक है, आयोडीन का टेस्ट नहीं करते। आयोडीन का टेस्ट तब किया जाता है जब किसी चीज में स्टार्च की मात्रा का पता लगाना है, स्टार्च।
तो उसमें आयोडीन डाल देते हैं और वो ब्लू ब्लैक कलर का थोड़ा सा हो जाता है, तो स्टार्च का पता लग जाता है। तो ये गलत हो जाएगा। अगला है बेटा क्या, 11वां क्वेश्चन, जल्दी से बताओ चलो। कहता है एक क्रिकेट का खिलाड़ी जब कैच लेता है बॉल को तो अपने हाथों को पीछे की ओर क्यों ले जाता है? जब बॉल को ऐसे कैच ले रहा है तो अपने हाथों को पीछे की ओर क्यों खींचता है क्रिकेट का खिलाड़ी? बहुत बार देखा होगा तुमने कि कैच आता है तो ऐसे हाथों को पीछे खींचता है, क्योंकि बेटा वो न्यूटन का सेकंड लॉ का पालन करता है। एग्जाम में ये भी बनता है कि वो न्यूटन का कौन सा नियम का पालन करता है, तो आप याद रखना वो सेकंड लॉ यानी कि दूसरे नियम का पालन करता है। किसका पालन करता है? वो दूसरे नियम का पालन करता है। दूसरा नियम क्या होता है? एफ बराबर डेल्टा पी अपॉन टी। एफ बराबर डेल्टा पी अपॉन टी, ये दूसरा नियम है। इसी से वो फॉर्मूला निकल कर आता है फोर्स का, बल का, एफ बराबर एम ए, ये फॉर्मूला है ना। तो ये क्या कहता है? बल बराबर संवेग में परिवर्तन, चेंज इन मोमेंटम अपॉन समय। तो बेटा यहां पे आप एक चीज नोट करो कि एफ और टी यानी फोर्स, बल और समय, ये एक दूसरे के इनवर्सली हैं, व्युत्क्रमानुपाती। तो अगर वो टाइम बढ़ेगा तो फोर्स क्या लगेगा? कम। तो वो अपने हाथों को जब पीछे खींच रहा होता है तो वो बॉल के टाइमिंग को बढ़ाता है, समय को बढ़ा देता है, तो उसके हाथों पे जो फोर्स है, बल, वो कम लगता है। इनवर्सली है ना, व्युत्क्रमानुपाती, ये बढ़ेगा तो ये क्या लगेगा? कम। तो ऑप्शन में देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है देखो समय को बढ़ाकर, समय बढ़ा दिया उसने, हाथों पे बल क्या लगेगा? कम लगेगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। देखते ही उड़ा दोगे क्वेश्चन को तुम लोग। ठीक है, अगला 12वां क्वेश्चन बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 12, एन इलेक्ट्रिक केतली इज रेटेड 2.2 किलोवाट 220 वोल्ट इफ द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज 4 पर यूनिट। देखो एक यूनिट को 1 किलोवाट आवर बोलते हैं। जैसे घरों में जब बिजली का मीटर होता है तो उसमें हमारा बिल आता है यूनिट के हिसाब से, तो 1 यूनिट का मतलब क्या होता है? 1 किलोवाट आवर। तो आपको पूछा है कि यदि केतली को आधे घंटे चलाया जाए तो कितनी खपत होगी, एनर्जी, कितना ऊर्जा का खपत होगा। बेटा जब भी ऐसा सवाल आए ना जिसमें एनर्जी की खपत निकालनी हो, क्या निकालनी हो? एनर्जी यानी ऊर्जा, ऊर्जा की खपत, कंजप्शन अगर निकालना हो तो आप एक ही फॉर्मूला लगा देना मेरे कहने से। कौन सा? एनर्जी का खपत निकालने का फॉर्मूला होता है पावर इनटू टाइम, यानी कि शक्ति गुणा समय। पावर इनटू टाइम ये फॉर्मूला होता है। तो बेटा आपको पावर कितना दिया है केतली का? 2.2 किलोवाट पावर दिया है, 2.2 किलोवाट। टाइम कितना दिया है? समय आपको 30 मिनट। समय आपको 30 मिनट दिया है, लेकिन कभी भी गलती मत करना, समय को मिनट में मत लेना, घंटे में लेना, आवर में लेना। क्योंकि देखो आपको किलोवाट आवर बनाना है ना, किलोवाट आवर में लेना है। तो 30 मिनट में आधा घंटा होता है बेटा, मैं लिख सकता हूँ 30 मिनट में आधा घंटा होता है। तो टाइम कितना आ गया? आधा घंटा। 2 से ये कितनी बार कटेगा? 1.1। तो आंसर क्या आया? 1.1 किलो वाट आवर। तो ये टोटल एनर्जी कितना खपत हुआ? 1.1 किलोवाट आवर। तो बेटा अब 1 किलोवाट आवर का जो खर्चा है वो कितना है? 4 रुपए दे रखा है, 4 रुपए। तो टोटल खर्चा, कुल खर्चा कितना आएगा? टोटल खर्चा एक यूनिट का 1 किलोवाट आवर का 4 है, तो हमें कितने का चाहिए? 1.1 का चाहिए बेटा। तो आंसर कितना आएगा? 4.4 रुपीज आ जाएगा। 4.4 रुपये खर्चा हो जाएगा। क्लियर है? बताओ मुझे, मजा आ रहा है भाई क्वेश्चन करने में? तो न्यूमेरिकल का तो तुमको बाप बना देंगे हम, न्यूमेरिकल तो चुटकियों में उड़ाओगे आप देखते ही। ठीक है, अगला बताओ बेटा। हाँ ये है अगला वाला क्वेश्चन, कौन सा है? 13वां। जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना सारे करवा दूंगा। 13 क्वेश्चन कहता है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कितनी बार मैंने थ्योरी में ये क्वेश्चन करवाया होगा आप लोगों को। कहता है जो प्रेशर कुकर होता है उसमें खाना जल्दी पक जाता है कुकर में, तो प्रेशर कुकर ऑपरेट बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर इनसाइड। नहीं, अच्छा प्रेशर कुकर में कोई प्रेशर कम थोड़ी होगा, तभी तो उसका नाम प्रेशर कुकर पड़ा है, क्योंकि उसका प्रेशर ज़्यादा है। प्रेशर कुकर जो होता है ये प्रेशर कुकर है, इसमें प्रेशर क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है।
जिसकी वजह से इसमें खाना जल्दी पकता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो पानी है, खाने में आपने पानी डाला है थोड़ा सा, दाल बना रहे हो आप, तो बॉय उस पानी का बॉइलिंग पॉइंट, जिसे क्वथनांक कहते हैं हिंदू में, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ने के साथ, दाब बढ़ने के साथ उसका क्वथनांक बढ़ेगा, जिसकी वजह से खाना बनता है। तो पहला स्टेटमेंट तो वैसे ही गलत हो गया, ये कह रहा है डिक्रीज नहीं भैया। फूड कुक फास्टर इन कुकर बिकॉज द हायर प्रेशर अलाउ टू बॉयल एट टेम्परेचर एबव, ये सही है, यानी दूसरा वाला सही कह रहा है, यानी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। वैसे पानी का क्वथनांक कितना होता है? 100 होता है, बट 100 से ज़्यादा हो जाएगा, वो कह रहा है, देखो, है ना, अलाउ वाटर टू बॉयल एट ए टेम्परेचर एबव, एबव का मतलब ज़्यादा हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है? सुपर हीटेड स्टीम विद इन द कुकर इंक्रीज द रेट, सही है, ये भी सही कह रहा है कि सुपर हीट हो जाएगा वो, बिल्कुल, यानी 100 से ज़्यादा हीट होगा। तो ओनली सेकंड और थर्ड वाला सही है मेरे हिसाब से, तो आंसर क्या होगा? ए। ठीक है, आंसर ए होगा। समझ में आया आप लोगों को? पहाड़ों पे खाना जल्दी क्यों पक जाता है? क्योंकि प्रेशर कम हो जाता है, प्रेशर कम हो जाता है, प्रेशर कम होगा तो भैया बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बॉइलिंग, सॉरी, पानी 70, मैं कह रहा हूँ खाना पकना नहीं, पहाड़ों पे पानी जल्दी क्यों उबल जाता है, बॉइलिंग पॉइंट घट क्यों जाता है, ये कहना चाह रहे हैं। तो पहाड़ों पे प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा पानी का, ये बात याद रखना आप लोग। जैसे यहाँ 100 डिग्री पर गर्म करोगे तो उबलेगा पानी, लेकिन वहां कम पे ही हो जाएगा आपका, ठीक है, क्योंकि वहां ऊपर पहाड़ों पे क्या होता है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन। बेटा समझ पा रहे हैं ना आप लोग? पहले ये बताओ मुझे, 13 क्वेश्चन कौन सा है हमारा? यहां से लेते हैं, कहां गया? हाँ, ये नहीं है, ये कुछ एक्स्ट्रा पता नहीं कहां से क्वेश्चंस डाल दिए हैं इसने। ये है 13 क्वेश्चन, ठीक है, बताइए। साउंड वेव ट्रेवल फास्टर इन स्टील देन इन एयर एट द सेम टेम्परेचर, द पार्टिकल्स। अब तुम तीनों स्टेटमेंट को एक बार ध्यान से पढ़ो। साउंड ट्रेवल फास्टर, देखो साउंड की प्रॉपर्टी ये है कि ध्वनि जो होता है साउंड, इसको ट्रेवल करने के लिए क्या चाहिए? मीडियम चाहिए, माध्यम। और सबसे ज़्यादा स्पीड साउंड की कहाँ होती है? तो आप याद रखना, सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है, लिक्विड में उससे कम होती है, द्रव में, और गैस में उससे कम होती है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में, फिर द्रव में, और फिर गैस में। वैक्यूम में जाएगा क्या साउंड? कभी नहीं जाएगा। निर्वात में ध्वनि नहीं जा सकती, क्योंकि वैक्यूम यानी हिंदी में निर्वात जिसे कहते हैं, इसका मतलब होता है नो मीडियम, कोई माध्यम नहीं। जब कोई माध्यम ही नहीं है तो इस साउंड जाएगा कहाँ से? नहीं जाएगा। इसलिए याद रखना, ध्वनि को मीडियम चाहिए, और सबसे स्पीड तेज कहाँ होगी? सॉलिड, ठोस में, द्रव में, फिर गैस में। ठीक है, अब तुमसे पूछा है कि भाई साउंड जो होता है फास्ट जाएगा स्टील में? बिल्कुल जाएगा। एयर में स्लो होगा, क्योंकि स्टील सॉलिड है। अब इसका रीजन ये दिया है, ए स्टेटमेंट है, इसका रीजन, कारण ये सही है एकदम, कि सॉलिड में इसीलिए स्पीड ज़्यादा होती है कि जो चीज़ें ठोस होती हैं उनके पार्टिकल्स, उनके कण जो होते हैं वो पास पास में होते हैं। जैसे ये सॉलिड है, इसके एटम, इसके परमाणु पास पास में होंगे, तो जब स्पीड साउंड जाएगा तो एकदम ज़्यादा स्पीड से जाएगा। द्रव, लिक्विड के थोड़े दूर दूर होते हैं, गैस के और दूर दूर होते हैं एटम पार्टिकल्स, कण। तो इसीलिए बेटा ए वाला भी सही है, बी। और बी जो है ये कह रहा है कि द पार्टिकल्स इन सॉलिड आर मोर क्लोजली पैक, बिल्कुल सही है। तो ए का रीजन बता रहा है वो सही। तो बोथ आर करेक्ट, बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का, है ना? तो समझ में आया? अच्छा एक बात बताओ, साउंड की जो स्पीड होती है ये किस पे डिपेंड करती है? ध्वनि की चाल एक तो मीडियम पे डिपेंड करती है, एक तो माध्यम पे तो करती है सॉलिड में ज्यादा, लेकिन मीडियम के अंदर भी किस पे करेगी? टेम्परेचर। बेटा याद रखना, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा, तापमान, अगर मैं बात करूं हवा के अंदर, हवा के अंदर 0 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है 332 मीटर पर सेकंड ध्वनि की चाल। अगर इसको बढ़ाकर 20, 0 से बढ़ाकर 20 कर दूं तो यही हो जाता है 343 मीटर पर सेकंड। तो यानी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे साउंड की स्पीड भी बढ़ती जाती है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। साउंड की स्पीड और किस चीज पे डिपेंड करती है? मीडियम की डेंसिटी, माध्यम का डेंसिटी यानी कि घनत्व। जैसे सॉलिड की डेंसिटी अलग होती है, लिक्विड की अलग होती है, और गैस की अलग होती है, डेंसिटी पे भी डिपेंड करती है। ह्यूमिडिटी, आर्द्रता,
मौसम में गर्मी कितनी है उस पर भी डिपेंड करेगा, लेकिन कभी भी प्रेशर पर डिपेंड नहीं करेगा। ये भी एग्जाम में आता है कि साउंड की स्पीड, ध्वनि की चाल कभी भी प्रेशर का मतलब दाब, दाब पर निर्भर नहीं करती। ये याद रखना अच्छे से। चलिए 14 क्वेश्चन 14, अगला है 14 क्वेश्चन। बेटा बताओ, इसका आंसर बताइए। अकॉर्डिंग टू लेंज, लेंज एक व्यक्ति है, उनके नियम के अनुसार व्हाट, देखो कुछ बायोलॉजी के क्वेश्चंस दो चार जो आए थे वो अभी छुटवा दिए हैं, उनको बाद में हम आपको एक्स्ट्रा करवा देंगे अलग से। अभी इस वीडियो में सारे फिजिक्स और केमिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो तो अभी पता चला कि इसमें ना बायोलॉजी के क्वेश्चंस भी दे दिए हैं, जिनको अलग से करवा देंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी। तो शायद जो भी क्वेश्चंस बने हैं, एग्जैक्ट तो नहीं पता कितने हैं बायो वाले, वो अलग से आपको एक वीडियो में करवा दिए जाएंगे बेटा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ व्हाट डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन ए कंडक्टर। बेटा अभी मैंने बताया था कि इंड्यूस्ड करंट क्या होता था हमारा, कि जब भी किसी सुचालक को, अभी बताया था, जब भी किसी सुचालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, तो उसमें एक करंट आ जाता है फैराडे के नियम के अकॉर्डिंग, तो उसको कहते हैं प्रेरित धारा, इंड्यूस्ड करंट उसको कहते हैं। ये क्या करता है, इट फ्लो टू अपोज द वेरिएशन इन मैग्नेटिक फ्लक्स कॉजिंग इट ऑलवेज एनहेंस द एग्जैक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड, इट कंटिन्यूसली रिड्यूस द अप्लाइड। तो बेटा याद रखना इसका आंसर है इट फ्लोज टू अपोज द वेरिएशन इन मैग्नेटिक फ्लक्स। अब तुम ये सोच रहे होगे कि सर मैग्नेटिक फ्लक्स कहाँ से आ गया। बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स इसे कहते हैं, देखो मैं बताता हूँ कि जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स बताता हूँ, इसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तुमको कंप्लीट थ्योरी पढ़नी है, इसी चैनल पर मैं कंप्लीट पढ़ा दूंगा तुमको। ये मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र, इसमें कोई धातु की चादर को ऐसे रख दिया, ये कोई चादर है, धातु की चादर। अब इस धातु की चादर में से, कंडक्टर है, धातु की है तो कंडक्टर सुचालक है, इसमें से कितनी लाइन जा रही हैं, कितनी लाइन जा रही हैं, तो 1 2 3, 3 जा रही हैं, चौथी तो है ही नहीं। तो इसी को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, यानी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सीट। चादर में से कितनी चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं जा रही हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र था तो ये इसकी रेखा कितनी जा रही हैं, उसी को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं बेटा। क्लियर। और चुंबकीय फ्लक्स, जब ये धातु की चादर, इसमें करंट आएगा, इंड्यूस्ड करंट, प्रेरित धारा इसके अंदर आएगी, ये क्या लगेगा, इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, पहले क्वेश्चन में बताया था, जिसको कहते हैं ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसको घुमाएगा, घुमाएगा तो कभी तो ये ज्यादा हो जाएंगी चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं, कभी कम हो जाएंगी, तो यानी मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या होगा, चेंज होगा, वेरिएशन होगा उसमें, तो ये इसका विरोध करेगा। करंट जो है वो क्या करेगा, इसका विरोध करेगा। कुछ क्वेश्चन समझने में डिफिकल्टी होगी क्योंकि जिन्होंने थ्योरी नहीं पढ़ी है उनको मुश्किल होगा, कुछ बड़े आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अगला आता है 15वां क्वेश्चन बेटा, अगला क्या आता है 15वां 15, बताइए। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी रिमेन कंजर्व व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूविंग अंडर द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट। जब कोई चीज क्या होती है, एक अन्य वस्तु की तरफ गुरुत्वाकर्षण बल के कारण खिंची होती है, तो निम्नलिखित में से कौन सी राशि संरक्षित रहती है। मान लीजिए मैं एक बात करूं कि ये मार्कर है और जब इसको ऊपर से मैं गिरा रहा हूं तो इसके ऊपर कौन सा फोर्स लगा रहा है, पृथ्वी, गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशन फोर्स। तो कौन सी चीज नहीं बदलती, तो बेटा देखो जब ये हाइट से आ रहा है, ऊंचाई से, तो हाइट पर जो कोई चीज होती है उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है, स्थितिज ऊर्जा, और जब ये नीचे आता जा रहा है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जा रही है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो हाइट के कारण होती है। और इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, mgh, h हाइट, तो हाइट कम होती जा रही है तो ये कम होती जा रही है पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन जैसे जैसे ये नीचे आता जा रहा है इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती जा रही है, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि इसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, वेग, तो वेग बढ़ता जा रहा है तो गतिज ऊर्जा बढ़ती जा रही है। और इन दोनों को जो जोड़कर आता है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को जोड़कर आता है, उसे मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जो जोड़ आता है उसे क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा। तो यांत्रिक ऊर्जा तो सेम रहा ना बेटा, ये घट रहा है तो ये तो बढ़ रहा है ना, तो अंतर तो वही रहा, दोनों में सेम आएगा, कंजर्व रहेगा। जितने पहले थी जब ये गिर रही है, जितना यहां थी मैकेनिकल एनर्जी उतना ही रहेगी।
और मैकेनिकल एनर्जी के साथ साथ मोमेंटम भी सेम रहेगा, मोमेंटम भी क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। ठीक है, अगला सवाल आता है हमारा 16 क्वेश्चन। अगला क्या आता है बेटा, 16 क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताओ क्या आएगा। ठीक है, कहता है हीटिंग एलिमेंट ऑफ ए हीटर इज मेड अप ऑफ मटेरियल। देखो हीट, जो हीटर होता है या जो कपड़ों पे तुम प्रेस करते हो, हीटर या कपड़ों पे जो प्रेस करते हो, दोनों में सेम चीज लगती है। क्या लगता है दोनों के अंदर, नाइक्रोम, नाइक्रोम का एलिमेंट लगता है, नाइक्रोम का एलिमेंट लगता है। और नाइक्रोम जो होता है बेटा, ये दो धातुओं से बना हुआ है, एक निकिल और एक हमारा होता है क्रोमियम। एक निकिल धातु और एक क्रोमियम, दोनों से मिलकर क्या बनता है, नाइक्रोम। तो नाइक्रोम का बनता है प्रेस के अंदर और हीटर के अंदर। अब आपसे पूछा है कि नाइक्रोम के बारे में चारों में से कौन सा सही है, तो बेटा इसकी रेसिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता ज्यादा होती है। रेसिस्टिविटी जाता है तो रेसिस्टेंस ज्यादा है। रेसिस्टेंस किसे कहते हैं, जब करंट जाता है तो उसको आगे जाने से जो रोकता है उसको कहते हैं रेसिस्टेंस। तो जब रेसिस्टेंस बहुत, जैसे करंट, ये नाइक्रोम है मान लो, ये स्प्रिंग है और ये नाइक्रोम की स्प्रिंग है। अब इसमें जैसे ही करंट जाएगा विद्युत धारा, तो इसका रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, प्रतिरोध, प्रतिरोध बहुत ज़्यादा है, तो ये इसको रोकेगा करंट को आगे जाने से, जिसकी वजह से ये गर्म हो जाती है स्प्रिंग बहुत ज़्यादा। इसे कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, है ना। तो बेटा हाई रेसिस्टिविटी इसकी होती है। रेसिस्टिविटी की यूनिट बताओ चलो, तो याद रखना ओम मीटर, बहुत बार एग्जाम में आता है। प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर, फॉर्मूला होता है RA/L, प्रतिरोध गुणा क्षेत्रफल बटे लंबाई, ये इसका फॉर्मूला होता है। चले 16वें क्वेश्चन का आंसर बताना आप लोग। ठीक है, बताओ चलो 16 क्वेश्चन। कहता है विच स्पेसिफिक इन्वायरमेंट कंडीशन फाउंड इन वाटर लॉग्ड सॉइल ऑफ राइस पैडीज। जैसे धान के खेत आपने देखे होंगे, तो धान के खेत जब लगाए जाते हैं तो मिट्टी को पोला किया जाता है, उसमें एक एक पेड़ ऐसे लगाया जाता है, कीचड़ बनाया जाता है मिट्टी को एकदम। ठीक है, तो उसमें ये पूछा है कि भाई मीथेन नामक एक गैस उत्पन्न होती है। बिल्कुल बेटा, मीथेन गैस उस हर जगह पाई जाएगी जहां दलदली क्षेत्र होगा। दलदली जो क्षेत्र होता है, यानी जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में मार्सी एरिया, वहां पे मीथेन गैस पाई जाती है। इसीलिए मीथेन को पता है क्या बोला जाता है, मीथेन को मार्स गैस कहते हैं, क्योंकि ये दलदली एरिया में पाई जाती है। धान के खेत, सीवर के टैंक, कोयले की खदान, कोल माइनिंग। तो ये ग्रीन हाउस गैस के लिए जिम्मेदार है। ग्रीन हाउस क्या होता है, ये मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये तीन ऐसी गैस हैं जो सूरज से रोशनी आती है उसको एब्जॉर्ब करती हैं। हमारे वातावरण में पाई जाती है तीन ऐसी गैस, कौन सी हैं, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। ये जो हीट आता है, लाइट आती है सूरज से, उसको क्या करती हैं बेटा, ये एब्जॉर्ब, अवशोषित, जिसकी वजह से पृथ्वी पे टेम्परेचर यानी गर्मी बढ़ जाती है। और इसी चीज को हम ग्रीन हाउस कहते हैं, हरित गृह प्रभाव। ठीक है, तो आप ये बताओ कि महत्वपूर्ण को समझाती है ना, कौन सी विशिष्ट पर्यावरण स्थिति, कौन सी विशिष्ट, तो बेटा पता है होता क्या है, एनॉर्बिक ऑक्सीजन कंडीशन, है ना। होता क्या है कि जब धान के खेत में धान लग जाते हैं तो वहां ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत कम हो जाती है, ऑक्सीजन की सप्लाई। तो जहां ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छे से नहीं होती, उन चीजों को एनॉर्बिक कहते हैं। और वहीं पे सडन गलन होती है, वहीं पे क्या होता है, सडन गलन, एनॉर्बिक, है ना। क्या है, ऑक्सीजन रहित स्थिति, ऑक्सीजन नहीं रहती वहां पे। ठीक है, तो याद रखना। कई बार सीवर टैंक को जो साफ करने वाले लोग होते हैं उनकी मौत हो जाती है, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई मिलती नहीं है। और सीवर के टैंक से कौन सी गैस निकलती है, आपका मीथेन गैस, इसीलिए वो मर जाते हैं, है ना, मौत हो जाती है उन लोगों की। अगला आता है बेटा हमारा 17वां क्वेश्चन। बताओ, ये बहुत प्यारा सा सवाल है और इजी भी है, आसान भी है, तुम लोग आसानी से इसको कर सकते हैं। बताइए, कहता है कि व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट सी लेवल। दो क्वेश्चन आपको घर के लिए भी दूंगा मैं। देखो बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं बेटा, बॉइलिंग पॉइंट उसको कहते हैं जब पानी गैस में बदलने लग जाए, यानी कोई लिक्विड जब गैस में बदलने लग जाए तो उसको बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक बिंदु कहते हैं। तो सी लेवल, वैसे तो पानी का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री पर पानी भाप बन के उड़ जाता है, लेकिन आपको फ़ारेनहाइट में पूछा है। तो बेटा आप मेरी तरफ से एक फॉर्मूला याद कर लो, आज के बाद इसी से सॉल्व करेंगे कोई भी क्वेश्चन। सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है तो आप इसी का यूज करेंगे। वैसे तो याद भी कर लेना, 100 डिग्री का मतलब है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट।
100 रख दो, 100/5 f माइनस 32/9, ये हो जाएगा 20, 20 में 9 का गुणा करोगे 180 बराबर f माइनस 32, 32 इधर आके जुड़ जाएगा तो क्या आएगा 212 आपका आंसर हो जाएगा। 212 आपका आंसर हो जाएगा बेटा। और केल्विन, अगर आपको पूछे ना केल्विन और सेल्सियस के बीच में क्या संबंध है, तो बेटा याद रखना C बराबर सेल्सियस जो होता है वो किसके बराबर होता है, K माइनस 273। C बराबर K माइनस 273। अब चलते हैं 18वां क्वेश्चन, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। कहता है कि एक कंडक्टर ऑफ लेंथ L R इज कट इनटू टू इक्वल हाफ, मतलब एक सुचालक है जिसकी लंबाई L है, प्रतिरोध है उसका, सुचालक का, हर सुचालक का एक प्रतिरोध होता है जो विद्युत धारा को आगे जाने से रोकता है। अब उसको दो टुकड़ों में काट दिया गया, तो बेटा मान लीजिए रेसिस्टेंस को दो टुकड़ों में काटा, तो एक R/2 और एक R/2, ये पहला वाला हो गया और ये दूसरा वाला हो गया। अब इन दोनों को पैरेलल जोड़ा है, समानांतर जोड़ा है, तो कुल प्रतिरोध क्या होगा बेटा, जब भी पैरेलल जोड़ते हैं, आरपी का मतलब पैरेलल, तो टोटल रेसिस्टेंस ऐसे निकाला जाता है 1/R1 प्लस 1/R2, ऐसे निकाला जाता है टोटल रेसिस्टेंस यानी कि कुल प्रतिरोध। अब 1/RP बराबर, ये कितना दिया है पहला वाला R/2, अब यहां मैं R/2 रखूंगा तो दो तो ऊपर चला जाएगा बेटा, ऊपर नीचे से ऊपर, तो यानी 2/R। यहां पे भी मैं R/2 रखूंगा तो दो ऊपर चला जाएगा, क्या आएगा 2/R। 1/RP बराबर क्या आएगा, 2 और 2 4/R। और अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, RP बराबर कितना आएगा, RP बराबर उल्टा कर दो तो R/4, क्या आएगा R/4। तो आंसर ए आपका हो जाएगा। ठीक है, अगर यहीं पर ये पैरेलल ना हो के सीरीज में होते, श्रेणी क्रम, अगर ये सीरीज में, एस का मतलब सीरीज का मतलब श्रेणी क्रम, तो फिर डायरेक्ट जोड़ देते हैं, वहां पे 1/, करके नहीं जोड़ा जाता। तो एक होता है सीरीज श्रेणी क्रम, एक होता है पैरेलल समानांतर क्रम। ठीक है, तो 18वें क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा आपका। बाकी तो सारे क्वेश्चंस हो ही गए। अब 19वां क्वेश्चन चलिए हम आपको होमवर्क दे देते हैं, क्योंकि आसान सा है। जब आप घड़ी की विपरीत दिशा में घूमते हुए किसी पेड़ पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो वह किस ओर दिखाई देगा, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आप लोग इसका होमवर्क में आंसर जरूर देना हमको, ये लिख देता हूं मैं 19वां क्वेश्चन। और कोई बचा है क्या? ठीक है, और तो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं बच रहा। ठीक है, इसका आंसर आप जरूर देना। ठीक है भैया, चलिए, और तो कोई क्वेश्चन नहीं है। पूरी कोशिश की है कि जो जो इंपोर्टेंट है वो करवा दिए जाएं, एक्स्ट्रा नहीं करवाए हैं। दो चार क्वेश्चन जो ठीक है उससे रिलेटेड हैं वो अलग से देख लेंगे, किसी ना किसी क्लास के अंदर करवा देंगे आपको। और वैसे भी थ्योरी की क्लास अब जल्दी इस चैनल पर स्टार्ट होने वाली है, तो आप सभी बस सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो, क्योंकि आज या कल में ही मैं आपको पहला चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ फिजिक्स का। पूरी फिजिक्स, पूरी साइंस आपको एक साइड से पढ़ाई जाएगी, कंप्लीट थ्योरी बेसिक से एडवांस तक, CDS लेवल तक आप यहाँ पे कर सकते हैं। PDF के लिए ज्वाइन कर लो साइंस बाई पुष्पेंद्र सर टेलीग्राम चैनल। बाकी थैंक यू सो मच, सभी को धन्यवाद। लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।